हे एवरीबॉडी, मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम बात करेंगे लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के बारे में। हम इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, इसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स देखेंगे, फाइनेंशियल एंड वैल्यूएशन एनालिसिस की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कंपनी एक प्योर प्ले डेटा एनालिटिक्स कंपनी है, जहाँ ये कंसल्टिंग सर्विसेज, बिजनेस एनालिटिक्स एंड इनसाइट सर्विसेज हो गया, आपका डेटा इंजीनियरिंग, डिजिटल सॉल्यूशंस, ये सारी इनकी सर्विसेज हैं। नहीं समझाना, मुझे भी नहीं समझा। हम अभी देखते हैं कि बेसिकली कंपनी करती क्या है, इन लोग ने कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसकी वजह से हमें एक्चुअल में आसानी से समझ में आएगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। व्हाट दे डिड वाज कि यूएस में, जैसे इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू यूएस से आता है और आगे भी यूएस इनके लिए बहुत बड़ा मार्केट रहने ही वाला है। सो यूएस में एक कॉस्मेटिक कंपनी थी। सो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपका जो मेन टारगेट है, मेन कस्टमर है, दैट इज़ फ्रॉम 18 to 34। ये वाले रेंज के जो लोग होते हैं, दे बाय मोर ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। सो आपका मेकअप हो गया, स्किन केयर हो गया। सो इस कंपनी के जो कस्टमर्स थे, लॉयल कस्टमर्स, दे वर बेसिकली एजिंग, मतलब 34, 35, 40, 45 वाले लोग थे। सो दे आर नॉट गोना बाय मोर ऑफ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट एनी हाउ। सो इनके जो कस्टमर्स थे वो एज हो रहे थे। अब इनका मार्केट शेयर भी कम हो रहा था, प्लस नए नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे थे। सो लेटेंट ने बेसिकली क्या किया, इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो पूरा डेटा गैदर कर सकता है कि मार्केट में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। तो सोशल मीडिया से कुछ डेटा गैदर कर लिया, इन्फ्लुएंसर्स कौन कौन है। और अगेन जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, साउथ कोरिया इज़ दी हब ऑफ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। जो भी नई चीज़ें आप देखोगे साउथ कोरिया में बहुत आती हैं। सो ऐसे केस में साउथ कोरिया में क्या चल रहा है, नए नए कॉम्पिटिटर्स कौन से आए हैं, जो यंगर जनरेशन है वो कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही है, प्लस इन्फ्लुएंसर्स कौन है, बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो कि कौन क्या रिकमेंड कर रहा है। ओके, नए कौन सी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या आ रहे हैं, ये पूरा इन सब का डेटा इन लोग को, क्योंकि ये जब पूरा डेटा इस कॉस्मेटिक कंपनी को मिलेगा, सो दे कैन कम अप विद द न्यू प्रोडक्ट्स। उनको समझ में आएगा कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। एंड इस प्लेटफॉर्म की वजह से उनके मार्केट शेयर में अच्छी ग्रोथ आई, नए प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए, SKUs बढ़े। सो काफ़ी अच्छी ग्रोथ इनको देखने को मिली। सो इस प्रोजेक्ट से हमें क्या समझता है, यहाँ पर ये लोग डेटा का काफ़ी यूज़ करते हैं एंड उस डेटा के थ्रू जो बिज़नेस में कैसी ग्रोथ आ सकती है, इस पर ये लोग बेसिकली पूरे प्लेटफॉर्म या पूरे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। सो इससे आप ये भी समझ सकते हो कि जो लेटेंट है, बेसिकली ये लोग प्रिडिक्टिव एनालिसिस में भी बहुत आ रहे हैं। तो इनका अगर बिजनेस मॉडल आप देखोगे, व्हाट दे डू इज़ कि पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट में कंपनी ने क्या क्या किया है, क्या क्या डेटा है एंड एवरीथिंग, एंड उस डेटा के बेसिस पे प्लस न्यू डेटा गैदर करके आप प्रिडिक्टिव एनालिसिस कैसे कर सकते हो कि आगे क्या हो सकता है। और एक इनका प्रोजेक्ट ये था कि एक स्नैक कंपनी थी यूएस में, उस कंपनी में जो इक्विपमेंट्स थे उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत लो था एंड इसके वजह से प्रोडक्शन पे काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा था। सो इन लोग ने क्या किया, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इन लोग ने लगा दिए जो डाउन टाइम जो है इक्विपमेंट का वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो 30 मिनट या 60 मिनट या 180 मिनट्स पहले ही आपको डाउन टाइम समझ में आ जाएगा। इससे क्या हुआ कि यहाँ पर यूटिलाइजेशन काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, कॉस्ट में बहुत सारी सेविंग्स हो गई। सो आई होप अब आपको बहुत अच्छे से बिजनेस मॉडल समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी करती क्या है। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री ग्रोथ कैसी है। सो यहाँ पे डेटा एंड एनालिटिक्स मार्केट देखोगे ऑलमोस्ट 18% CAGR से बढ़ रहा है। सो 2020 से 24 तक यहाँ पर 18.8% CAGR की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। नॉर्थ अमेरिका अगर आप देखोगे, दैट वुड बी द लार्जेस्ट रीजन जब डेटा एंड एनालिटिक्स मार्केट की बात आती है। ऑलमोस्ट 19% CAGR की ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पे जो प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है, जो मैंने आपको प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की बात की थी कि पूरा डेटा एनालिटिक्स इज़ बेस्ड ऑन प्रेडिक्टिव एनालिसिस ओनली। सो ऐसे केस में यहाँ पर जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जहाँ पे कंपनी अपना प्रेजेंस बढ़ा रही है। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग। कंपनी का बेसिक मॉडल बेसिकली 3 तरीके से डिवाइडेड है। सो एक में आपका मैनेज सर्विसेज है। सो यहाँ पर बेसिकली लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 1 साल से ज़्यादा।
फिर इनका सेकंड आता है फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट, जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एंड फिर थर्ड आता है कंसल्टिंग एंगेजमेंट्स, जो अगेन शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ महीनों के लिए ही होते हैं, जैसे आपका फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन दिया जाता है। यहाँ पे इनका जो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू है दैट इज़ जनरेटेड फ्रॉम लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई कंपनी की, तो यहाँ पर रेवेन्यू विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है। इनकी दूसरी अच्छी चीज़ ये हो गई कि इनके काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं ब्लू चिप क्लाइंट्स के साथ। सो बेसिकली दे हैव वर्कड विद ऑलमोस्ट 30 फॉर्च्यून 500 कंपनीज इन लास्ट 3 फिस्कल्स। फिर अगर इनके आप कस्टमर्स देखोगे, सो एडोब हो गया, 7-Eleven हो गया, ऊबर हो गया, तो काफ़ी ब्लू चिप कंपनीज, बड़ी कंपनीज इनके क्लाइंट्स रह चुके हैं एंड उनके साथ इनका काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है। सो अगर ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ की बात करें तो यहाँ पर जोग्राफिकली कंपनी काफ़ी एक्सपैंड कर रही है। सो यूएस इज़ द लार्जेस्ट मार्केट जिसकी हमने बात की थी, प्लस यहाँ पर काफ़ी सारे ये लोग सब्सिडरीज फॉर्म कर रहे हैं यूरोपियन मार्केट्स में। एंड यहाँ पर यूरोपियन इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर आप देखोगे, सो एनालिटिक्स मार्केट में अगर आप देखोगे यहाँ पर ऑलमोस्ट 19% की CAGR ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और कंपनी यहाँ पर कनाडा में भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा इनका काम चल रहा है। यहाँ पे कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ की भी बात कर रही है, सो एक्विजिशंस होंगे यहाँ पर, प्लस IT कंपनीज़ में एक्विजिशंस होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनी काफ़ी सारी नई चीज़ें कर रही हैं। सो कोई भी प्रोडक्ट को कंपनी एज अ सर्विस में कन्वर्ट कर रही है अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए। जैसे ये एक टायर कंपनी के साथ काम कर रही है जिसको टायर एज अ सर्विस करके लॉन्च करेगी। सो नॉर्मली क्या होता है ना कि आप कोई भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट खरीद लो, आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, आपका कंपनी के साथ वही रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। लेकिन जब आप आप कोई कंपनी के साथ सर्विस खरीदते हो, सो यहाँ पर आपका रिलेशनशिप कंटिन्यूएशन में रहता है। सो यहाँ पर बहुत कुछ डेटा जनरेट होता है। सो अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रोडक्ट को एज अ सर्विस करके ख़रीद रही हूँ, सो ऐसे केस में क्या होगा, मैं उनके साथ, मेरी कस्टमर केयर के साथ काफ़ी सारी बातचीत होगी, ठीक है, रेगुलरली वहाँ पर सर्विस मैं लेती रहूँगी। सो ऐसे केस में मेरा बहुत डेटा कंपनी के पास जा रहा है। एंड ऐसे केस में लेटेंट कंपनी तो डेटा एनालिटिक्स कंपनी ही है। सो इनका जो क्लाइंट रहेगा जिनके साथ ये काम कर रहे हैं, और उस क्लाइंट के लिए जब कोई भी प्रोडक्ट को एज अ सर्विस करके लॉन्च करेंगे, सो वो क्लाइंट के पास मेरा बहुत सारा डेटा जाएगा। सो ऐसे केस में बहुत सारा प्रेडिक्टिव एनालिसिस वो क्लाइंट कर सकता है। अब अगर मैं कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो यहाँ पर लेटेंट व्यू एक प्योर प्ले डेटा एनालिटिक्स कंपनी है। ओके, अब बाकी जैसे TCS भी इसमें काम करती है, लेकिन TCS इज़ नॉट अ प्योर प्ले डेटा एनालिटिक्स कंपनी। बहुत सारी अलग अलग IT कंपनीज भी इस इस सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन लेटेंट इज़ अगेन प्योर प्ले। अब यहाँ पर कंपनी को कंपटीशन तो बहुत है, एंड यहाँ पर मुझे एक्चुअल में मोट लेटेंट व्यू का एज सच नज़र नहीं आता। इसकी हम आगे बात करेंगे, उसके पहले हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। पहले तो अगर हम रेवेन्यू बाय सेक्टर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 67% आप देखोगे टेक्नोलॉजी से आता है, 18% अदर्स एंड 15% CPG एंड रिटेल। रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी देखेंगे, अगेन 95% USA से आता है, 3% यूरोप से आता है, 2% रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से आता है। यूरोप से अभी इनका कंट्रीब्यूशन आगे बढ़ जाएगा। अगर हम Q3 FY22 के रेवेन्यूज़ की बात करें, सो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 37% की ग्रोथ है, विच इज़ गुड। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13% की ग्रोथ है। मार्जिन्स आप देखोगे, मार्जिन्स इस कंपनी के अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे EBITDA मार्जिन कम हुए हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़े वेज हाइक्स हुए हैं। यहाँ पे अगर आप पैट देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको लगेगा, बिकॉज इनका एक वन टाइम गेन था 22 करोड़ का। सो एडजस्टेड पैट अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ग्रोथ देखोगे तो ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर 22% की ग्रोथ है। यहाँ पे EBITDA मार्जिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 25 to 28%, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि Q3 FY21 में जो 34% आपको EBITDA मार्जिन दिख रहे हैं, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि यहाँ पर कोविड के वजह से कुछ एक्सपेंसेस में राहत मिली थी। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि अभी आप आगे जाके एक्सपेक्ट करो 25 to 28%, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा एक्सपेंशन होगा यूरोप में, एंड टेक्नोलॉजी पे काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट्स होगा, प्लस यहाँ पे वेज हाइक्स की बात चल रही है, एट्रीशन रेट। सो इन सब की वजह से आई एम एक्सपेक्टिंग 25 to 28%। कंपनी की सेल्स ग्रोथ आप देखोगे तो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक ठाक सेल्स ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पर मार्जिन्स कंपनी के ऑलमोस्ट अच्छे मार्जिन्स हैं, प्लस यहाँ पर ऑपरेटिंग लिवरेज का कंपनी को फ़ायदा होता है।
अब जैसे मैं कह रही थी, मुझे इस कंपनी में मोट नज़र नहीं आता, क्योंकि नॉर्मली अगर आप आईटी कंपनीज़ देखोगे ना, सो यहाँ पर जैसे दे आर कम्पीटिंग विथ दी अदर आईटी कंपनीज़ जिसकी हमने बात करी, जो मल्टी सर्विसेज देते हैं। लेकिन बाकी की आईटी कंपनीज़ में क्या है कि जैसे इन्फोसिस ले लो आप, टीसीएस ले लो, ठीक है, वहाँ पर मोट मुझे कैसा नज़र आता है कि वो लोग जैसे जो आपका बैंकिंग सेक्टर है उनको इन्फोसिस कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिठा के दे रही है। सो ऐसे केस में एक बार कोई बैंकिंग एक बार किसी बैंक ने वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिठा दिया, सो ऐसे केस में वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि बहुत झंझट के काम होते हैं। पूरा उस इन्फोसिस का पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हटाओ, टीसीएस आएगा, वो अपने फंडे लाएगा, वो अपना आईटी स्ट्रक्चर बिठाएगा, उसके बाद एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करो। इस झंझट में नॉर्मली बैंकिंग कंपनीज या फॉर दैट मैटर कोई भी दूसरी कंपनीज नहीं जाती हैं, क्योंकि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी 10 ईयर्स 15 ईयर्स, मतलब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इस कंपनी में मुझे ये मोट नज़र नहीं आ रहा, जो स्विचिंग कॉस्ट, हाई स्विचिंग कॉस्ट का मोट है, मुझे लेटेंट व्यू में नहीं नज़र आता। हालांकि मैनेज्ड सर्विसेज में इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, बट दे आर मोर देन 1 ईयर, सो 18 मंथ्स हो सकता है, 2 ईयर्स हो सकता है। सो यहाँ पर शॉर्ट टर्म या छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हैं। सो इसलिए मुझे इस कंपनी में एज सच जो स्विचिंग कॉस्ट, हाई स्विचिंग कॉस्ट का मोट है, जो नॉर्मल आईटी कंपनीज़ में देखा जाता है, वो मुझे यहाँ नहीं नज़र आता। पहली चीज़ ये, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंपनी ख़राब है, नहीं, बट जो मोट मैं हर कंपनी में देखती हूँ, यहाँ पर मुझे वाइड मोट या स्ट्रॉन्ग मोट मुझे नहीं नज़र आता। हो सकता है कि मैं गलत हूँ या मुझे समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई इस कंपनी में एज सच वैसा कुछ मोट नज़र आता है। तो यहाँ पे जितना मार्केट ग्रो करेगा उतना ही ग्रो कंपनी कर रही है। सो यहाँ पे अगर मार्केट की ग्रोथ थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई, सो कंपनी की भी ग्रोथ पे अफेक्ट होगा। अब अगर मैं रिस्क की बात करूँ, यहाँ पर ऑलमोस्ट यूएस से इनका काफ़ी मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है। सो अगर यूएस में कुछ प्रॉब्लम होती है तो इनको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा। प्लस यहाँ पे रेवेन्यूज़ जो हैं वो काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्टिकल्स पे डिपेंडेंट है। ये अलग बात है कि कंपनी काफ़ी कोशिश कर रही है कि जो BFSI है वहाँ से या रिटेल से अपना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ाए। नेक्स्ट रिस्क यहाँ पे ये है एक्विजिशन रिलेटेड। अगर एक्विजिशंस जिन कंपनीज़ को इन्होंने एक्वायर किया, अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई तो इनके नंबर्स पे काफ़ी इफेक्ट होगा। अब अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारी आईटी कंपनीज़ में आप देख रहे हो कि मार्जिन प्रेशर्स की बात चल रही है, एट्रीशन रेट की बात चल रही है। सो लेटेंट व्यू में भी एट्रीशन रेट्स की दिक्कत आई। सो ऐसे केस में जैसे इसके वजह से उनको वेज हाइक्स करने पड़े। सो बहुत हर आईटी कंपनी में ये आपको दिक्कत दिख रही है। प्लस आईटी कंपनी के वैल्यूएशंस आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उसके वजह से काफ़ी आईटी कंपनीज़ में करेक्शन भी हुआ। एंड क्योंकि नॉर्मली अगर आप हिस्ट्री देखोगे, आईटी कंपनीज़ के जो पी रेशोज़ आप कंपेयर कर लो, अपने इस बारी अपने ऑल टाइम हाई पी पे हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स कोविड की वजह से बहुत लोग बुलिश हो गए आईटी कंपनीज़ पे, जिसके वजह से वैल्यूएशंस एकदम बहुत बढ़ गए थे। सेम हैपन विथ लेटेंट व्यू ऑल्सो। सो यहाँ पर भी करेक्शन आपको देखने को मिला ड्यू टू सर्टन रीजंस जो हमने बात की। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे ये कंपनी एज सच नहीं पसंद है ड्यू टू जो हमने मोड्स की बात की एंड एवरीथिंग। एंड वैल्यूएशन मुझे अभी भी थोड़ा ज़्यादा लगता ही है लेटेंट व्यू का। एंड अब डिपेंड करता है कि इनके Q4 नंबर्स भी कैसे आते हैं, हमको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि Q3 में वन टाइम गेन्स की भी बात हो रही थी। सो Q4 के नंबर्स आप ज़रूर देखिएगा। एंड मैं अभी तो इस कंपनी में एंट्री नहीं लूँगी। ऑफकोर्स मैं इस कंपनी पे वॉच ज़रूर रखूँगी, क्योंकि अगर आप देखोगे कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस की बात हो गई या कोविड के बाद ये सारा जो डेटा एनालिटिक्स की बात हो गई, या कंपनी बहुत खर्चा कर रही है डिजिटल चीज़ों पे या डेटा एनालिटिक्स पे, कंपनी का बहुत सारे कंपनीज बहुत इस पे खर्चा कर रहे हैं। सो ऐसे केस में येस, सेक्टर हैज़ अ गुड स्कोप, बट इस पे मैं अभी तो सिर्फ वॉच रखूँगी। सो आज का ये एनालिसिस था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।